अभी सवाल ये भी उठ खड़ा होता है, हिसार के विधायक हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, डॉक्टर आपके सामने आपके नाम के आगे लगता है और अस्पताल की हालत एकदम दयनीय है। अल्ट्रासाउंड की मशीनें बंद हैं, एम्बुलेंस का पूरा गोलमाल चल रहा है। हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की मशीनें बंद होना, एक बेड पे दो गर्भवती महिलाओं का इलाज के लिए लेटे रहना। ऐसी मजबूरी में कुछ समय के लिए एक बेड पर अगर दो भी हो जाएं तो क्या आप इसको अच्छा समझते हैं कि हम उसको वहाँ पर रखें ही ना और उसको बाहर भेज दें, क्योंकि जी बेड तो हमारे पूरे हैं। गौ अभ्यारण्य में जिस प्रकार से गायों की प्रतिदिन मौत होती जा रही है, गुप्ता साहब आप तो गायब हैं चुनाव में, ये आपका मुख्य मुद्दा रहा था। जो सवाल ये उठ खड़ा होता है कि जब व्यवस्था ही प्रॉपर नहीं थी, इस वजह से हुआ है। ऐसा है, आवागमन सृष्टि का नियम है। जो भी प्राणी इस संसार में आया है उसका जाना निश्चित है। समन जारी किया गया है, उसकी इंक्वायरी होगी और इनमें से अगर कोई दोषी होगा तो वो सजा पाएगा। तीन जो हवाई जहाज हैं उनकी परमिशन उनको मिल गई है, वो आने वाले हैं और आने के बाद उनके लिए क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है। 15 दिन पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस के भी सभी कागज हरियाणा सरकार ने सबमिट कर दिए। अरे सपना लेंगे तो कभी उसको साकार भी करेंगे। भागीरथ कितना बड़ा साइंटिस्ट था, उसने गंगा को पूरे देश में लगाया। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी और हमारे साथ मौजूद हैं विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको पता है हिसार में इन दिनों सबसे जो मुख्य मुद्दा चल रहा है गौ अभ्यारण्य का। गौ अभ्यारण्य में जिस प्रकार से गायों की प्रतिदिन मौत होती जा रही है, गुप्ता साहब आप तो गायब हैं चुनाव में, ये आपका मुख्य मुद्दा रहा था। नहीं, देखिए ऐसा है, हमारा ये मुख्य मुद्दा था और है। ये हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली सरकार है जिसने 50 एकड़ ज़मीन GLF की लेकर निगम को दी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हम इस इशू को ज्वलंत समझते हैं, इम्पोर्टेंट समझते हैं, इसीलिए हमने 50 एकड़ ज़मीन इसके लिए तय की। और उस तय करने के बाद हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें लगभग 14 करोड़ रुपए दिए। उसकी 4 दीवारी बनी, उसमें 3 शेड्स बने और शेड्स बनने के बाद ये भी भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है जिसने रोड्स पर से पशु उठाने शुरू किए और लगभग हमने 3000 पशुओं को उठाया भी। उठाने के बाद वो शेड्स भर गए। भरने के बाद हमने उन शेड्स की एक्सटेंशन की और एक्सटेंशन करने के बाद जब वो काम पूरा हो जाएगा, हमने वहाँ पानी का टैंक बनाया, हमने वहाँ अस्पताल की भी व्यवस्था करने के लिए कोशिश हमारी जारी है। अब ये सारा काम करने के बाद भी कुछ पशुओं की डेथ हुई, मैं मानता हूँ, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर हमने ये काम ना किया हुआ होता तो ये सारी दुर्घटनाएं और ये सब चीज़ें सड़क पर इससे कहीं ज़्यादा अधिक मात्रा में होती। कमल गुप्ता जी, सवाल तो यही है कि सड़क पे होती, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो सवाल ये उठ खड़ा होता है कि जब व्यवस्था ही प्रॉपर नहीं थी, इस वजह से हुआ है। ऐसा है, आवागमन सृष्टि का नियम है। जो भी प्राणी इस संसार में आया है उसका जाना निश्चित है। तो ये जो जितनी हुई हैं, मैं हो सकता है कि कुछ नेग्लिजेंस के कारण हो गया हो, लेकिन जितना अपन सोच रहे हैं वैसा नहीं है। हमारे इतने अब क्या है कि हम सड़क पर गए और सड़क पर एक व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है, हमने उसको एक शॉल दे दी, उस शॉल के बाद भी उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें शॉल देने वाले का दोष नहीं है, उसने एक प्रयास किया, उस प्रयास में वो सफल नहीं हुआ, लेकिन अगर शॉल नहीं देते तो उसकी मृत्यु 100% तय थी। आप ये मानते हैं? तो हमने कहने का मतलब ये है कि सरकार इस चीज़ के बारे में संज्ञान हर चीज़ का ले रही है और कोई अगर इस तरह की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़, कोई नेग्लिजेंस के बारे में हुई है तो उसकी हम इंक्वायरी करेंगे, दोषी व्यक्ति को हम सजा देंगे। कहते हैं बजट आया था और लेकिन बजट इन्वेस्ट नहीं किया गया। क्या गौ अभ्यारण्य को लेकर जो सरकार का जो बजट था वो यहाँ तक पहुँचा नहीं? मेरा आपसे निवेदन है कि आप स्वयं गौ अभ्यारण्य में जाइए। पहले खाली ज़मीन थी, आज वहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, कितने पशु हमने वहाँ पर इकट्ठे किए, ये सब जब आप स्वयं देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि ये गायों की मौत का सिलसिला कब थमेगा? नहीं थमेगा ना, थमेगा, ईश्वर चाहेगा, हमारा प्रयास रहेगा। हम उसमें जो सुविधा जितनी थी उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी जैसे कि सम्मन जारी कर दिया गया है आयुक्त को, मेयर को और अन्य विभाग को इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये काफ़ी हाइप पे पहुंच गया है ये मुद्दा। नहीं तो जो समन जारी किया गया है उसकी इंक्वायरी होगी और इनमें से अगर कोई दोषी होगा तो वो सजा पाएगा। आपको लगता है कि प्रॉपर इंक्वायरी के माध्यम बिल्कुल 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 निश्चिंत रहिए आप देखिए, हमने हमारी सरकार आने के बाद और हरियाणा बने हुए तो 52 साल हो गए। इतना स्टेप किसी और सरकार ने सोचा क्या? इतना स्टेप किसी और ने किया क्या? देखिए, जहाँ मेडिकल कॉलेज बनता है, जहाँ पर और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलते हैं, तो स्वाभाविक रूप से बीमार आदमी वहाँ पहुँचता है और उसकी मृत्यु भी स्वाभाविक रूप से वहाँ होती है। हम कई दफ़ा उस मृत्यु को ये सोचते हैं कि भी मेडिकल कॉलेज बना तो इसलिए हुई, ऐसा नहीं है। वहाँ पर सुविधा के अनेक प्रकार के उपकरण हैं, डॉक्टर्स हैं, बावजूद उसके पूरे प्रांत के, पूरे शहर के लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो जो घटना दुर्घटना होगी वो वहीं होगी स्वाभाविक। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई नेग्लिजेंट है तो उसके प्रति इंक्वायरी होगी, उसके प्रति एक्शन होगी। ये बताइए, दूसरा सवाल है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार का, उसको लेकर जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस के मुद्दा जो अटका पड़ा हुआ था, क्या वो आगे बढ़ा है? हाँ, देखिए, मैं बताता हूँ, इसके बारे में भी मैं बताता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार, हरियाणा बनने के बाद भी पहली बार हरियाणा में एक हवाई अड्डा, रिकॉग्नाइज्ड लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा बना। इसमें तो कोई शक नहीं। 4200 एकड़ ज़मीन 16 विभागों से लेकर एविएशन के नाम की, इसमें भी कोई शक नहीं। हमने उड़ान शुरू भी की, यहाँ पैसेंजर टर्मिनल बना, ये पहले आज तक नहीं बने थे। वो उड़ान बंद हुई, किसी वजह से बंद हुई। हम 3 हवाई जहाज और स्पाइस जेट ने खरीदे हैं, वो भी शुरू होगी। कई दफ़ा इस तरह की चीज़ों में देर सवेर होती है, लेकिन आज तक तो इनकी शुरुआत के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। हमें ये देखना चाहिए कि आज 4200 एकड़ वो और 3000 एकड़ लैंड ज़मीन और हमने लॉक कर दी। आज हमने 4000 की जगह 10,000 फुट पट्टी का टेंडर निकाला, अलॉट किया, वर्क अलॉट हुआ। एनवायरमेंटल क्लियरेंस के कारण वो रुका हुआ है, लेकिन 15 दिन पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस के भी सभी कागज़ हरियाणा सरकार ने सबमिट कर दिए। अब मैं आपको ये कहूँ कि 1 महीने में क्लियरेंस हो जाएगी, हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, मैं कहता हूँ 6 महीने भी लगेंगे, तो हमने काम शुरू तो किया ना। शुरू करने के बाद देर सवेरी होती है, पता नहीं 100 तरह की बातें होती हैं, इसमें लाइफ का रिस्क इन्वॉल्व होता है। हर चीज़ की क्लियरेंस बड़ी ज़रूरी है, फूक कर कदम रखना पड़ता है। तो इन सब कामों में देरी, कई दफ़ा हम जो अपना पर्सनल घर भी बनवाते हैं उसका समय रखते हैं कि 2 साल में बन जाएगा, वो 3 साल में बनता है। इन सब चीज़ों के होते हुए भी हमारा प्रयास है, हमारा सिंसियर एक कोशिश है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो अभी जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस की आपने कहा है कागजात दिए जा चुके हैं केंद्र सरकार को, तो उसके बाद क्या होगा? क्या यहाँ से 5 जगहों से उड़ानें भरने के लिए हिसार तैयार होगा? जब वो क्लियरेंस हो जाएगी और 3000 की जो 4000 फुट की पट्टी है वो 10,000 बन जाएगी। अब वो रुकी हुई है ना, ठेकेदार भी अलॉट हो चुका, काम अलॉट हो चुका, उसके आते ही वो बनना शुरू होगा। तो साल 6 महीने में वो 10,000 की पट्टी बनेगी। आज 18 सीटर हवाई जहाज यहाँ 4000 फुट की पट्टी पर उतर सकता है, लेकिन 90 सीटर 100 सीटर नहीं उतर सकता। अब आफ्टर ऑल ये इतने बड़े बड़े काम हैं, ये कोई महीने 2 महीने में, साल 2 साल में भी नहीं हुआ करते, इनमें समय लगता है। आपने जैसे जिक्र किया है कि स्पाइस जेट की कुछ 19 सीटर जो है परचेज किया जा चुका है, क्या है अभी प्रोसेस में, क्या है? तीन जो हवाई जहाज हैं उनकी परमिशन उनको मिल गई है, वो आने वाले हैं और आने के बाद उनके लिए क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है। क्लियरेंस तो जो हमारा 10,000 फुट की पट्टी बनाने वाला जो बड़े जहाज़ों के लिए है, उसके लिए हमने कागज़ सबमिट किए। देखिए 50 साल हरियाणा को बने हुए, ये सब काम पहले हुए क्या? आज हम कर तो रहे हैं ना काम। अभी सवाल ये भी उठ खड़ा होता है, हिसार के विधायक हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, डॉक्टर आपके सामने आपके नाम के आगे लगता है और अस्पताल की हालत एकदम दयनीय है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें बंद हैं, एम्बुलेंस का पूरा गोलमाल चल रहा है। देखिए, हर चीज़ की एक समीक्षा होनी चाहिए। आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद हमने अल्ट्रासाउंड की मशीनें लगाई, हमने CT स्कैन लगाए, हमने डायलिसिस की
प्रक्रिया हॉस्पिटलों में शुरू की, जबकि इस तरह के जो अल्ट्रा जो हाई टेक टेस्ट थे ये पहले सरकारियों में नहीं होते थे, आज सरकार में होने लगे ना। लेकिन सब बंद भी है ना, मशीनें हो रही है, लेकिन जब बंद पड़ी हुई तो फायदा काम क्या? शुरू करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, हम ये कहें कि काम ना करो, टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन इज़ नॉट टू डू दी वर्क, ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। हम कोई काम करेंगे उसमें कॉम्प्लिकेशन आएगी, उसको हम भुगतेंगे। अब ये बताइए, हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की मशीनें बंद होना, एक बेड पे दो गर्भवती महिलाओं का इलाज के लिए लेटे रहना। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि एक बेड पर 2। अब मुझे ये बताइए कि मान लो ये हॉस्पिटल 100 बेडेड है, 100 बेडेड के बाद 50 महिलाएं और आ गई। अब एकदम से तो उसको 150 बेडेड का हॉस्पिटल नहीं बनाया जा सकता। ऐसी मजबूरी में कुछ समय के लिए एक बेड पर अगर 2 भी हो जाएं, तो क्या आप इसको अच्छा समझते हैं कि हम उसको वहाँ पर रखें ही ना और उसको बाहर भेज दें, क्योंकि जी बेड तो हमारे पूरे हैं? ये सब चीज़ें रिलेटिव होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं। घर में भी कोई मेहमान आ जाता है और कई दफ़ा आपके पास पूरी व्यवस्था नहीं होती, तो हम एडजस्ट करते हैं ना। तो कैपेसिटी बढ़ाने का? हाँ, तो कैपेसिटी एक दिन में नहीं बढ़ती है। हाँ, मतलब 100 बेडेड लागू को रखेंगे। 100 बेडेड को 150 बनाना, और फिर 150 के समय अगर 160 मरीज आ गए तो ये प्रॉब्लम उस वक्त भी आ सकती है, और एक ही दिन में वो 160 को रिकॉग्निशन नहीं मिल सकती। अभी बजट की बारे में चर्चा होने वाली है, आपने बहुत सारे लोगों को बुलवाया भी है, तो क्या इन मुद्दों को उसमें प्रायोरिटी में रखेंगे? बिल्कुल, आप आइए कल, आप अपना विजन दीजिए कि आपके सपनों का हिसार कैसा है, और आप बढ़िया से बढ़िया विजन, जो आप सपने में जो आप सोच सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, अरे सपना लेंगे तो कभी उसको साकार भी करेंगे। भागीरथ कितना बड़ा साइंटिस्ट था, उसने गंगा को पूरे देश में लगाया। आप सपना लीजिए, सपना हमें बताइए, सपने को पूरा हम करेंगे। आपने भी विजन देखा है हिसार का, इस बार बजट में कौन से मुख्य मुद्दे रखने की आप खुद विचार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मुद्दे तो आपके सामने आए। मेरा विचार तो जब मैं विधानसभा में बोलूँगा तो आपको पता लगेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कमल गुप्ता। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से बेबाकी से हर कंट्रोवर्शियल मुद्दे का उन्होंने जवाब दिया है, और अब देखना ये है कि आने वाले बजट में हिसार को क्या मिलता है, और हिसार का जो मुख्य मुद्दा है क्या वो सुलझता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार।